वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मॉडल पेपर। याद रखिएगा ये आपका जेट ICR PHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर MP पेड CG पेड TGT PGT सारी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और याद रखिएगा मॉडल पेपर का मतलब है, याद रखिए आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख ले ताकि आपको सारे डाउट है सारे क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही कवर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है सर्वाधिक प्रोटीन प्रतिशत किस में होता है। तो आपने देखा होगा, याद रखिएगा जो सोयाबीन होता है जिसका नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, इसमें कितना होता है लगभग, याद रखिएगा 40 से 44, ठीक है। याद रखिएगा इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है ये होता है 40 से 44%। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें तेल मतलब ऑयल कंटेंट, तो इसमें तेल की मात्रा होती है याद रखिएगा 20%। अगर आपको पूछा जाता है तेल की मात्रा सोयाबीन में तो 20%। और अगर आपको पूछा जाता है प्रोटीन की प्रतिशत तो याद रखिए प्रोटीन इसमें पाया जाता है 40 से 44%, ठीक है। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किस फसल को चारा सम्राट मतलब चारे वाली फसलों का राजा किसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा राजा बोला जाता है बरसीम को। लेकिन अगर हम बात करेंगे चारे वाली फसलों का रानी किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो रानी बोलते हैं ये बोलते हैं रेंजका को। दोबारा से सुन लीजिए कि अगर आपको पूछा जाता है चारे वाली फसलों का राजा तो बरसीम होगा। अगर आपको पूछा जाता है चारे वाली फसलों की रानी तो वो आपका रेंजका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि औद्योगिक उत्पादन के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण कृषि उपज कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखिए औद्योगिक उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो होगा चाय व कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सोमेटिक संकरीकरण से बायो तकनीक द्वारा विकसित सरसों की प्रथम जो वेराइटी है वो कौन सी है। याद रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो विकसित की गई थी सरसों की वो फर्स्ट वेराइटी कौन सी थी, तो वो थी याद रखिए पूसा जय किसान, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बायो 902, ठीक है। बायो 902 को ही याद रखिए पूसा जय किसान के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए पूसा जय किसान को जो वेराइटी है इसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर ले। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है। तो कॉमन सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए कि मूंगफली का जो जन्म स्थान है वो माना गया है ब्राज़ील को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गन्ने में फाला झुलसा जिनसे हम याद रखिएगा फहला ब्लाइट भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा जो फहला ब्लाइट रोग है ये किस पोषक तत्व की कमी से होता है। याद रखिएगा मैंगनीज कमी से होता है, मैंगनीज की कमी से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जो कि एक वन लाइन का क्वेश्चन भी आप ले सकते हो या फिर आपको याद रखिए मैच वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैच है जिसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगे। तो याद रखिए एक साइड आपको दे रखा है फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक, और एक साइड आपको दे रखा है कि उस उर्वरक में कितनी % नाइट्रोजन पाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे निर्जलीय अमोनिया। तो याद रखिए निर्जलीय अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है ये कितना होता है 82% होता है। और जो याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाता है कि जो सॉल्यूशन के रूप में मतलब हम अगर मान लीजिए सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो वो किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा निर्जलीय अमोनिया का ही हम प्रयोग करते हैं, जो याद रखिएगा जिसे हम बोलते हैं फर्टिगेशन। तो याद रखिए फर्टिगेशन में अगर आप नाइट्रोजन उर्वरक का यूज़ करोगे तो आप किसका यूज़ करोगे, निर्जलीय अमोनिया का ही आप प्रयोग करोगे जिसमें नाइट्रोजन होता है 82%। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन होता है ये होता है 16%। अगर हम बात करेंगे DAP तो DAP में जो नाइट्रोजन होता है ये होता है 18%। और अगर हम बात करते हैं यूरिया तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये होता है 46%, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि मोलिब्डेनम की उपलब्धता अधिक होती है कितने pH पर, तो ये होती है याद रखिए 9 pH पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति में कौन सी सिंचाई पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो वो होती है याद रखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन। याद रखिए अगर आपको पूछा था उबड़ खाबड़ भूमि के लिए तो उबड़ खाबड़ भूमि के लिए हमेशा याद रखिए स्प्रिंकलर या फुव्वारा सिंचाई विधि का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है समतल या फिर जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर तो बिल्कुल आपको याद रखना है ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद सिंचाई विधि का आपको वहाँ पर प्रयोग करना है जहाँ पर मान लीजिए कोई लवणीय दशा है या फिर आपको पूछा जाता है वहाँ पर बिल्कुल पानी की कमी है, या फिर शुष्क खेती अगर आपको करनी है या फिर शुष्क क्षेत्र है तो वहाँ पर भी आप बूंद बूंद सिंचाई विधि का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है उबड़ खाबड़ भूमि के लिए तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए याद रखिए फव्वारा सिंचाई विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया कि अस्थायी व स्थायी म्लानी बिंदु के बीच की जो सीमा होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं याद रखिए म्लानी सीमा। मतलब जो एक होती है याद रखिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एक होता है क्या
मतलब वो परमानेंट नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए आप सिंचाई कर दोगे तो जो याद रखिए जो विल्टिंग स्टेज है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ओके, तो उसे बोलते हैं अस्थायी मलानी बिंदु। तो इन दोनों के जो बीच का संबंध है वो होता है मलाली सीमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मानचित्र में समान ताप को दर्शाने वाली रेखा। अब तापमान है, याद रखिए तापमान टेम्परेचर है, ये किससे ज्ञात करते हैं? थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि याद रखिए आइसोथर्म, समान ताप को दर्शाने वाली जो रेखा होती है तापमान हम करते हैं ज्ञात थर्मामीटर से, तो बिल्कुल आइसोथर्म कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जिन खरपतवारों को नष्ट करना कठिन होता है वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, जिन खरपतवारों को नष्ट करना कठिन होता है वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें बोला जाता है, याद रखिएगा, अनिष्टकारी खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे आर्जीमोना मैक्सिकोना। तो आर्जीमोना मैक्सिकोना होता है, याद रखिए, सरसों का होता है। किस प्रकार का खरपतवार होता है? ये एक नकलची खरपतवार होता है। आपको तो कुछ को यहाँ पर अगर पता नहीं है तो आर्जीमोना मैक्सिकोना होता है, ये सत्यानाशी का नाम होता है। किसका नाम होता है? सत्यानाशी का नाम होता है। इसके अलावा सत्यानाशी करता क्या है, याद रखिएगा कि जो सत्यानाशी के जो बीज होते हैं वो बिल्कुल हूबहू, याद रखिएगा, सरसों के बीज जैसे होते हैं, इसलिए वो उसमें मिल जाते हैं। और जब हम मान लीजिए सरसों का कोई तेल निकालते हैं तो अगर उस तेल में सत्यानाशी के बीजों का भी तेल आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है? एक ड्रोपसी नामक एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गन्ने में अंकुरण बुआई के काफ़ी देर बाद होता है, तब तक बहुत से खरपतवार निकल आते हैं और अंकुरण से पूर्व उन खरपतवारों को निकालने को क्या कहा जाता है? तो उन्हें बोला जाता है, याद रखिए, अंधी गुड़ाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसे हम ब्लाइंड होइंग के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ब्लाइंड होइंग के नाम से भी जानते हैं। दोबारा से देख लीजिए कि गन्ने में अंकुरण बुआई के काफ़ी देर बाद में होता है, तो जिससे क्या होता है, याद रखिएगा कि कुछ खरपतवार निकल आते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, उन खरपतवारों को हम पहले ही नष्ट कर देंगे। मतलब अंकुरण से पूर्व खरपतवारों को नष्ट करना क्या कहलाता है? अंधी गुड़ाई कहलाता है। दोबारा से सुन लीजिए कि याद रखिए, फसल की बुआई के बाद अंकुरण होने से पहले खरपतवारों को निकालना क्या कहलाता है? अंधी गुड़ाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि टेट्राजोलियम परीक्षण व इंडोकामाइन जो परीक्षण है ये किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिए, बीज की जीवन क्षमता याद करने के लिए, मतलब सीड की विएबिलिटी याद करने के लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। एक याद रखिएगा, इंडिगो कार्मिन टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट किया जाता है। और एक और कौन सा किया जाता है? ग्रोडेक्स टेस्ट किया जाता है। मुख्यतः 4 टेस्ट होते हैं, चारों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, स्फेग्नम घास बहुत उपयुक्त है किसके लिए? मतलब इसका जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है, याद रखिए, गुटी हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि फलों को किस तापमान पर संशोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है, याद रखिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले तो होता कौन सा पदार्थ है जो कि पौधों जो कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है उसको संरक्षित कर रहा है, परिरक्षण कर रहा है, तो वो कौन सा कंटेंट है इसमें? तो वो होता है, याद रखिए, बेंजोइक अम्ल होता है। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिएगा कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या फिर किन फलों के लिए किया जाता है? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल आपको याद रखिएगा कि जो कलर वाले फ्रूट होते हैं, जो रंगीन फल होते हैं, उनको परिरक्षण करने के लिए याद रखिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट में क्या होता है? जो पोटेशियम होता है वो याद रखिए रंगीन फलों का कलर उड़ा देता है, इसलिए याद रखिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग हम रंगीन फलों में नहीं करते हैं। और उसमें क्या होता है, मतलब जो परिरक्षण का कार्य करता है वो होती है, याद रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो याद रखिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग टमाटर सॉस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बीज रहित संकर किस्म सिंधु किसका क्रॉस है? तो याद रखिए, डायरेक्ट आपको याद रखना है RAS, मतलब रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया था। और सिंधु क्या एक प्रकार की संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि इसबगोल का वानस्पतिक नाम, तो इसबगोल का जो वानस्पतिक नाम होता है ये होता है प्लांटेगो ओवेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया है फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है, याद रखिए, एथिलीन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जेली में TSS की मात्रा, TSS मतलब होता है, याद रखिए, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। TSS मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। तो जेली की अगर हम बात करेंगे तो 65 होता है। और अगर हम बात करेंगे जैम, तो जैम में जो TSS की मात्रा होती है वो होती है 68% होती है। कितनी होती है? 68% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हनी ड्यू और पूसा डेलीशियस ये किसकी किस्म है? तो याद रखिए ये दोनों ही किसकी वैरायटी होती है? ये पपीता की किस्म होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया वर्षाकालीन भिंडी हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी है। तो याद रखिए यहाँ पर पूछा गया वर्षाकालीन, एक होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है वर्षाकालीन। तो वर्षाकालीन के लिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपको पूछा था ग्रीष्म, तो ग्रीष्मकालीन हेतु याद रखिए 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है भिंडी में। दोबारा से सुन लीजिए कि भिंडी की वर्षाकालीन बीज दर 10 से 12 केजी होती है, जबकि भिंडी की ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जो बीज दर रखी जाती है वो 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे मिर्च में तीखापन। तो तीखेपन के लिए आपको बताया था जब भी तीखापन लगता है तो हमारे मुँह से एक आवाज़ आती है सीसी की, तो उसी से याद रखिएगा जो तीखापन होता है ये तो होता है कैप्सेसिन के कारण, लेकिन अगर आपको पूछा था कैप्सेथीन तो मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथीन के कारण होता है। लाइकोपिन की अगर हम बात करेंगे जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जेंथिन के कारण होता है। सेब का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। याद रखिए अगर आपको कोई सा ऐसा नहीं आता है जिसका लाल या बैंगनी कलर है, तो लाल व बैंगनी कलर याद रखिए मुख्य तौर पर, सभी का तो नहीं कह सकते लेकिन 90% याद रखिए लाल या बैंगनी अगर कलर है तो उसका जो रीज़न होता है वो एंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है। कौन सा होता है? एंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे गुलाब में प्रवर्धन की विधि है, तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिए वर्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? वर्डिंग के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट चुका है कि पपीते का कौन सा भाग हम खाते हैं, मतलब उसका इडिबल पार्ट कौन सा है। तो याद रखिए आम या पपीते का अगर आपको पूछा आता है तो आम या पपीते का मीजोकार्प खाया जाता है। कौन सा खाया जाता है? मीजोकार्प खाया जाता है, मतलब मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे याद रखिए अंगूर की, तो अंगूर में पीपी याद रखिएगा, अंगूर में पीपी याद रखिएगा, मतलब प्लेसेंटा व पेरिकार्प को खाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल। तो जेली अमरूद की अच्छी बनती है, जबकि याद रखिएगा जो सेब का है मतलब जैम, ठीक है, जैम बनता है सेब का अच्छा, और जेली बनती है ये अमरूद की अच्छी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो ये तो आपको कल भी हमने बताया था कि बी एंड सी, मतलब बी कॉम्प्लेक्स एंड जो सी विटामिन होता है ये दोनों ही क्या होते हैं, याद रखिए जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सी है, तो सी को तो हम मान लीजिए कोई सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी को जब गर्म करते हैं तो उसमें भी याद रखिएगा जो विटामिन सी है इसकी कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी स्थिति कैसी होती है विटामिन बी और सी की, तो अगर जल में घुलनशील है, जब हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं, पेशाब वगैरह करते हैं, तो उससे भी याद रखें इनकी कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे फल सुषुप्तावस्था किस में पाई जाती है। तो बिल्कुल याद रखिए आंवले में फल सुषुप्तावस्था मतलब जो डोरमेंसी है ये पाई जाती है। सुषुप्तावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंसी, तो याद रखिए आंवले में डोरमेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये है हिसार हरियाणा में। लेकिन याद रखिए अगर आपको पूछा था अनुसंधान संस्थान, तो याद रखिए भैंस का अनुसंधान संस्थान तो हिसार हरियाणा में स्थित है, लेकिन अगर आपको पूछा था याद रखिए भैंस का प्रजनन केंद्र, तो भैंस का जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है याद रखिए वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। दोबारा से सुन लीजिए कि भैंस का अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है, लेकिन भैंस का प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय के वर्तमान पशुपालन मंत्री कौन है। तो वो होते हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी योजना कौन सी है। तो होती है ऑपरेशन फ्लड। ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग किससे करते हैं, या फिर ब्यूटाइरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिए दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, या फिर आप मान सकते हो दूध का शुद्धता ज्ञात करने के लिए। दूध की शुद्धता या दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है दूध का पीला रंग। तो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, सफ़ेद रंग होता है याद रखिए केसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन की संख्या कितनी है। तो वो होती है 535 मिलियन। कितनी होती है पॉपुलेशन? 535 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे रोस्टर किस मुर्गी को कहा जाता है। तो याद रखिए उसे हम बोलते हैं 9 से 12 सप्ताह की, मतलब जो मुर्गी है उसकी अगर उम्र है 9 से 12 सप्ताह है तो उसे हम रोस्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया कि मुर्गी घर में संगमरमर के ग्रिड किस तत्व की कमी के पूरा करते हैं। मतलब याद रखिए क्या होता है मुर्गियों को जब हम पालते हैं तो उनको संगमरमर के जो ग्रिड होते हैं उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए ये पाचन में सहायता करते हैं। संगमरमर के जो ग्रिड होते हैं याद रखिए इनको दिया जाता है, उनको खाने को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पचाने में सहायता पैदा करते हैं। किसमें? मुर्गियों में।
अब यहाँ पर पूछा गया किस तत्व की कमी को पूर्ता करता है, तो बिल्कुल अगर संगमरमर आप खिलाओगे मुर्गी को तो वो कैल्शियम की तो कमी पूरी करेगा, इसमें तो आपको कोई सोचने की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से रोमेन का कौन सा भाग जठर रस स्त्रावित करता है, तो ये होता है एबोमेसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि याद रखिएगा अविकालीन निम्न में से किसका उदाहरण है। तो सबसे पहले अविकालीन है, याद रखिएगा ये एक भेड़ की नस्ल होती है, ठीक है, एक संकर किस्म है, संकर नस्ल है। अब ये जो क्रॉस से तैयार की गई थी वो थी, याद रखिए, मेरिनो इंटू मालपुरा, जिसे आप याद रख सकते हो कालीन, तो इस नए से ही आप डायरेक्ट याद रख सकते हो मैं, क्योंकि आपको पता है मेरिनो तो दोनों में आनी है, जैसे कि अविवस्त्र आप ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो कौन सी, अविवस्त्र ले सकते हो, और अविवस्त्र और अविकालीन किसकी होती है ये नस्लें, पता तो होगा ना, दोनों भेड़ की होती है, ठीक है, इसमें क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हो मेरिनो इंटू मालपुरा जो है इसके क्रॉस से अविकालीन को तैयार किया गया था। ये एक भेड़ की नस्ल है और एक संकर नस्ल है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन से लगभग आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आपको याद भी हो गए होंगे। अगर आपको नहीं याद हुआ है तो दोबारा से क्लास को ले लीजिए, आपको डेली यहाँ पर प्रेजेंट रहना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। हम भी यही कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा पाए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ याद रखिएगा आपका एक लाइक हमको मोटिवेशन करता है, तो याद रखिएगा लाइक आपको ज़रूर कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगती है अच्छी तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।